हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। झाड़ फूक, जादू टोना या चमत्कारिक दवाओं से इलाज करने वाले, इनको ही निषेध किया गया है इस द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में। इस एक्ट का उद्देश्य ही यह था कि कोई ऐसा भ्रामक विज्ञापन, कोई चमत्कारिक दवाओं के लिए, कोई यह कहते हुए या कोई ऐसी औषधि जिसके बारे में यह प्रचारित किया जाए कि ये बहुत चमत्कारिक है और इसके प्रभाव ऐसे हैं, उनको ही निषेध करता है। क्योंकि इससे एक थोड़ा सा माहौल ऐसा क्रिएट हो सकता है जो कहीं ना कहीं आम जन के स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो आइए अब आपको विस्तृत में बताते हैं क्या है ये एक्ट। ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि दवाओं पर उसके भ्रामक प्रचार को रोका जा सके, ताकि उसके लिए जो गलत फहमी अगर कोई मतलब पैदा होती है तो उस गलत फहमी को कम किया जा सके और दवाओं के दुरुपयोग को रोका जा सके। सेक्शन 3 इस एक्ट का है, जो कि कहीं ना कहीं सेक्शन 3A में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई ऐसी दवा का प्रचार करता है कि जो किसी स्त्री को गर्भधारण या गर्भपात के विषय में बताती है तो वह प्रोहिबिटेड होगी। 3B में कहा गया है कि कोई दवाएं जो ऐसी हों जिनका एडवर्टाइजमेंट किया जाए कि जो लैंगिक क्रियाकलापों को बढ़ाती हैं मनुष्यों में, यानी कि सेक्सुअल पावर बढ़ाती हों, तो ऐसी दवाएं भी प्रोहिबिटेड हैं। इसके अलावा सेक्शन 3C में कहा गया है कि कोई ऐसी दवा जो फीमेल्स में पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड को रेगुलेट करती हों या उससे होने वाली कोई समस्याओं के विषय में निदान करती हूँ, तो ये दवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी, इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। या ऐसे रोगों के विषय में, जो ऐसे रोग हैं, इन रोगों के लिए जो भी दवाओं के विषय में कोई प्रचार या आप कोई मिसलीडिंग नहीं कर सकते हैं, ये अनुचित होगा और ये पूरी तरह से निषेध है। सेक्शन 3D में 54 ऐसी बीमारियों को जो इस अधिनियम के अनुसूची में दिया गया है उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए प्रोहिबिटेड करती है कि आप इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण है, वो भी जान लीजिए आप क्या कारण है। कारण ये है कि मान लीजिए जैसे किसी को अगर हाइपरटेंशन की समस्या है, यानी किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है, अब उसकी जो दवा आती है अगर वो प्रचार करके चौराहे पर लगा दी जाए, कहीं होर्डिंग लगा दी जाए, पोस्टर लगा दिए जाए कि भाई ये अटिनोलाल है या ये मेट्रोप्रोलाल है या ये अन्य कुछ और दवाएं भी हैं, अगर उनको चौराहे पे ऐसे टांग दिया जाए होर्डिंग्स लगा के, तो फिर सभी लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे और उसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हो सकता है बहुतों की जान चली जाए या बहुत को और नहीं कुछ सिम्टम्स या सिंड्रोम शुरू हो जाए। तो उद्देश्य ये है। सेक्शन 4 इस एक्ट का प्रोहिबिटेड करता है कि आप कोई ऐसा भ्रामक विज्ञापन नहीं बनाएंगे। जैसे कि भ्रामक विज्ञापन में क्या है, 42 दिन में आपका कद बढ़ जाएगा, 21 दिन में आपका 20 किलो वजन घट जाएगा, 7 दिन में आप गोरे हो जाएंगे। ऐसे विज्ञापन खैर अभी चल रहे हैं, लेकिन अब ये शायद आगे बहुत दिन तक चलने वाले नहीं, क्योंकि जल्दी एक्ट में संशोधन करके इस पे भी रोकने लगने वाली है। और प्रोहिबिटेड ये है कि ये किसी भी माध्यम से, चाहे आपने देखा होगा कि कोई पैम्पलेट ला के अगर मतलब ओपन एरिया में लगा दिया जाए, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और किसी और भी तरह से भी, जो भी एडवर्टाइजमेंट के बहुत से मेथड हैं, आप धुआं के माध्यम से, तंत्र मंत्र में तो देखते ही धुआं धूल होता है, लालटेन वगैरह जलाई जाती है, कहीं कहीं दीपक जला के, कहीं कपूर जला के, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेक्शन 5 इसका सीधा सीधा मना करता है चमत्कारिक इलाज के लिए। अब चमत्कारिक इलाज चूँकि सबसे ज़्यादा घातक है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को मृगिक दौरे पड़ते हैं, इपिलेप्सी जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में। इपिलेप्सी का प्रॉपर इलाज है, बहुत साधारण सा इलाज है और कुछ टाइम के लिए उसके लिए है कि हाँ, कोर्स एक है 3 साल से 5 साल के लिए। आपको बेटर तरीके से आपका न्यूरोलॉजिस्ट समझा सकता है या जो भी आपका मानसिक रोग विशेषज्ञ होगा वो समझा सकता है। बड़ा साधारण सा इलाज उसका होता है, कोई खर्चीला भी नहीं है और निश्चित समय में अगर आपकी बीमारी रुक जाती है तो आपको इलाज आगे करने की कंटिन्यूएशन की जरूरत नहीं होती। 3 साल लगभग उसका कम से कम इलाज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको झटके नहीं आए हैं तो फिर आपका इलाज बंद हो जाएगा।
कभी कभी ये 5 साल तक हो जाता है। अब पता चलता है कि आ रहे हैं मिर्गी के दौरे, आप पहुंच गए ओझा जी के पास, अरे देखिए क्या हो गया, तो बेहोश होने लगे, क्या हुआ? अब उन्होंने बता दिया आपको कि तो भाई भूत पकड़ रहा है, प्रेत पकड़ रहा है, लगे आप झाड़ फूक ताबीज में, जेल जाएंगे आप। कौन सा इलाज आप करा लेंगे भाई उनसे, क्योंकि बीमारी तो मिर्गी की है, आप भूत प्रेत में लगे हैं। वो तो अपना मतलब निकालने में लगे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, पर परेशान आप होंगे। बीमारी जितनी बढ़ेगी इलाज में उतना समय लगेगा। कभी कभी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, किसी कारण से भी डिप्रेशन हो जाता, चिंता हो जाती है, ऐसे फिर उसमें भी लोग यही करते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति वहाँ पर हो जाती है जब किसी को स्नेक बाइट कर लेता है, मतलब सांप डस लेता है या काट लेता है, सांप सर्पदंश। उस स्थिति में भी ये देखा गया है कि बहुत लोग ऐसे ही झाड़ फूक करने वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं। सेक्शन 5 इस एक्ट इसी चीज़ों के लिए इन चीज़ों को बहुत प्रोहिबिटेड करता है स्ट्रिक्टली। पता चल रहा है अब आपको सर्पदंश के बाद सबसे ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल पहुँचें, आपको एंटी स्नेक वीनम लगे, इसकी डोज भी 5 से 20 वायल्स हो सकती हैं। आपको सही समय पर डोज नहीं लगेगी तो इसका जहर क्या होता है, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, हीमोटॉक्सिक भी होता है, मतलब आपके खून में भी में ही जब पहुंचेगा यह जहर तभी असर करता है। अगर आपको मान लीजिए कहीं उसे साधारण पे किया, अगर आप जहर सांप का जहर अगर पेट में जाता तो असर नहीं करता, लेकिन अगर वो उसका जाने का रास्ता है बीनम के थ्रू, मतलब आपके खून में ही अगर कोई होगा टच तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अधिकतर लोग तो इसमें जान लिए जाने के पीछे रीजन है कि हाँ घबरा के लोगों की जान चली जाती है, तो मुझे तो सांप ने काट लिया, बचूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। जान जाती है इंडिया में। लगभग 50 वैरायटी सांप की भारत में ऐसी जो काफ़ी खतरनाक है, जिसमें कोबरा, करैत, वाइपर, पिट वाइपर, को करैत सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसका जो पॉइजन होता है वो कोबरा से 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। बस अंतर क्या होता है कि कोबरा का जो पॉइजन है या वीनम है, पॉइजन नहीं कहेंगे उसको, वीनम कहेंगे। वीनम जो उसका कोबरा का वीनम है वो थोड़ा सा थिन होता है, और करैत का जो वीनम होता है वो 4 गुना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होता है, तो वो देर में असर करता है आपके शरीर पे। सांप काटने के बाद या सर्पदंश के बाद आप झाड़ फूक के बजाय सीधा आप हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए। इसकी आयुर्वेदिक मतलब कुछ ट्रीटमेंट कभी होता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। लगभग ना के बराबर लोगों के पास कोई जानकारी इसके विषय में नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं बची है। रेयरली किसी आप क्वालिफाइड पर्सन के पास पहुंच गए जिसके पास आयुर्वेद है, आज भी है तो है, आयुर्वेद जीवित है अभी भी। बहुत पुराना सिस्टम है भारत का, योगा के बाद आयुर्वेद ही आया था, योगा आयुर्वेद से भी पुराना है। योगा का वजूद है, आप योग कीजिए, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ट्रेनर के द्वारा भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी है कि झाड़ फूक आप रोकिए। अगर कोई मान लीजिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट करता है कि हाँ चमत्कारिक दवा का या चमत्कारिक इलाज का या किसी ऐसे तरीके से इलाज का या ऐसी बीमारी का कि आपका मोटापा कम, वेट कम कर देंगे, आपकी हाइट बढ़ा देंगे, आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, ये भ्रामक विज्ञापन होते हैं और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रोहिबिटेड है। आप देखते हो कि विज्ञापन का इसका तरीका होता है। मान लीजिए जैसे कोई सेक्शन 14 में कहा गया है और ये फॉलो भी होता है कि आप देखते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहाँ देखते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय संबंधी इलाज किए जाते हैं, जनरल सर्जन, पेट के इलाज किए जाते हैं, इसका ऑपरेशन किया जाता है, पथरी का किया जाता है, वो कर सकते हैं, सेक्शन 14 में अलाउ है। और अगर कंपनियों को भी सीधा विज्ञापन को भेजना होता है तो उसका प्रोसेस एक सीधा सा प्रोसेस है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे जाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या क्या काम होता है? कंपनियों का जो भी कुछ मान लीजिए नया आया है, कोई नई दवा आई है, कुछ विज्ञापन आया, तो वो सीधे गोपनीय ढंग से डॉक्टर को बताएंगे, बीच में किसी को नहीं बताना है उनको, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट मतलब प्राइवेसी रखनी होती है इसमें। अगर ये पब्लिक को पता चल जाए तो मैंने जैसे बताया आपको कि लोग छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज खुद ही करने लगेंगे। वैसे भी झोला छाप डॉक्टर तो बहुत हो चुका है, लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन चीज़ों को रोकता है सेक्शन 14 में, इसीलिए है कि केंद्र सरकार मतलब अगर चाहे तो कुछ मामलों में छूट दे सकती है। सेक्शन 15 में कहा गया है कि लोकहित में अगर कोई ऐसा मैटर आता है जिसका विज्ञापन जरूरी है तो केंद्र सरकार उसके लिए उसको इस एक्ट से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। जैसे आपने देखा होगा कि फीमेल्स के लिए पिल्स आते हैं कि गर्भधारण से परहेज करने के लिए, मतलब गर्भधारण ना हो, कॉन्डोम्स आते हैं HIV वगैरह के संक्रमण रोकने के लिए, तो इनको कहीं ना कहीं लोकहित में छूट है कि एडवर्टाइजमेंट के दायरे से बाहर है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। इस पर मेन आप जान लीजिए क्या है। मेन यही है कि सबसे बड़ी चीज़ है इस एक्ट के पीछे ये जो चमत्कारिक चीज़ें हैं कि झाड़ फूंक, टोना, जादू, इनको रोकना सबसे बड़ी बात है। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेकंड ये है कि हाँ, दवाओं का गलत तरीके से व्यापार न किया जाए। सेक्शन 6 में ये है कि अगर मान लीजिए कोई दवा आयात या निर्यात की जाती है भारत से या भारत में, उस पर भी प्रोहिबिटेड है कि उस पर भी ये विज्ञापन की शर्तें लागू होंगी। उस पर भी शर्तें लागू होंगी कि इन्हीं के दिन रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा पैम्पलेट या पर्चे लगे होते हैं तो मेडिकल स्टोर के अंदर लगाए जाते हैं, वो पर्चे चौराहे पर नहीं ला के लगाए जा सकते हैं। उसको सेक्शन 14 में एग्जाम्पशन दिया गया हुआ है कि आप मेडिकल स्टोर के अंदर लगा सकते हैं, बाहर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन वो सुरक्षित है। वो आपकी जानकारी के लिए, मतलब मान के चलिए कि डॉक्टर्स को भी बताया जाता है, डॉक्टर कभी कभार भेज देते हैं कि हाँ आप मतलब थोड़ा सा एडवर्टाइज करके रखिए मेडिकल स्टोर के अंदर, कि उनको भी थोड़ा सा पता रहे कि कुछ दवा निकालनी हो तो उनको याद आ जाए कि हाँ ये देना है। उस पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी दूर हो जाता है। ये चीज़ें हैं। अब इसमें बताते हैं आपको दंड क्या हो सकता है। सेक्शन 7 में इसमें पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता हो पहली बार पाया जाता है तो उसके लिए 6 महीने की कारावास और जुर्माना हो सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा करता हो पाया जाता है तो उसके लिए 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है। कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अब इसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। अब अमेंडमेंट करके क्या किया जा रहा है कि जो शेड्यूल अनुसूची इसमें है, अनुसूची में 24 और नई बीमारियों को ऐड किया जा रहा है कि उनकी भी जो कहीं ना कहीं मतलब विज्ञापन है, प्रचार करने का तरीका, वो बंद किया जाएगा। और साथ साथ पेनल्टी भी बढ़ाई जा रही है। ये ऑफेंस काजनिजेबल और नॉन बेलेबल पहले ही 1963 के संशोधन में बना दिया गया है। अब इसमें जोड़ा ये जा रहा है, एडिशन ये किया जा रहा है कि सेक्शन 7(1) में अमेंडमेंट करके कि 2 साल की सज़ा और पहली बार में 10 लाख रुपये जुर्माना, दूसरी बार में 5 साल की सज़ा और 50 लाख रुपये का जुर्माना। तो शायद थोड़ा सा प्रभाव इसका स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये दिखेगा लोगों को कि हाँ इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि अब अमेंडमेंट होकर नया आ गया है, सेक्शन 21 में इसके भी भ्रामक जो भी एडवर्टाइजमेंट हैं, जैसे मान लीजिए बाल झड़ने से रोकने के लिए, सब के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसकी कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं। ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसलिए इसका प्रोविजन कर दिया गया है सेक्शन 21 में। और इसमें जुर्माना भी है, सज़ा भी है, दोनों चीज़ें हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो फ्रेंड्स, आप भी कहीं ना कहीं जो कुछ मैंने इसमें कहा है उस पर ध्यान दीजिए और अपना बचाव कीजिए और लोगों को एजुकेट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ज्ञान वाले वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।